आप कारोबार करते हैं तो आपको क्यों न लाला कहा जाए? आखिर है तो आप व्यापारी ही, आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार गंदे तरीके से कर, आप व्यापार नहीं, आप धंधा कर रहे हैं। इतिहास आप देखें 2008, 9, 10 के बाद से, तब से सत्ता की मलाई चाटने में रामदेव बहुत आगे रहे हैं और ये मलाई चाटते रहते हैं इस तरह के जातिवादी बातों के जरिए। जो लोग आपको अपना पानी नहीं पिला सकते, जो घरों से आपको पानी नहीं पिला सकते, वो आपको नौकरी देंगे, मतलब शिक्षा में घुसने देंगे, बिजनेस में घुसने देंगे। आप ये भी समझिए कि ओबीसी से रामदेव का पलटना महज सिर्फ इतना नहीं है कि किसी समाज का अपमान है, चुनाव भी सर पर है और ओबीसी से अभी कोई पंगा लेना नहीं चाह रहा है। क्या हम में से किसी ने कर्म आधारित जाति व्यवस्था देखी है? मोदी की राजनीति सवर्ण समाज को बढ़ावा देने की है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। न्यूज रूम चर्चा में आज विषय बाबा रामदेव के विवादित बयान का। बाबा रामदेव ने एक बयान दिया कि मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं, जो ओबीसी कहते हैं वो अपनी ऐसी तैसी कराएं। उसके बाद बाबा रामदेव यहीं नहीं रुके, उन्होंने बताया मैं वेदी ब्राह्मण हूं, मैं द्विवेदी ब्राह्मण हूं, मैं त्रिवेदी ब्राह्मण हूं, मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण हूं, मैंने 4 वेद पढ़े हैं। असल में जब मन से ऐसे बयान दिए जाते हैं तो इनके पीछे एक बड़ी कंडीशनिंग होती है। खुद को ब्राह्मण बताना भी अपने आप में एक प्रिविलेज है। आपके पास जब अपने ऊपर गर्व महसूस करने के लिए कुछ और नहीं होता है तो आप एक ऐसी चीज की तलाश करते हैं जो आपकी जाति है। मगर लोगों को ओबीसी होने का भी गर्व हो सकता है, एससी एसटी होने का भी गर्व हो सकता है और आदिवासी होने का भी गर्व हो सकता है। यह सहूलियत संविधान देता है कि सभी जातियां समान हैं। अगर बाबा रामदेव ऐसा बयान देते हैं तो यह दर्शाता है कि एक बाबा नहीं बल्कि जातिवादी सोच रखने वाले एक राजनेता हैं जो देश में जातिगत माहौल तैयार कर रहे हैं। न्यूज रूम डिस्कशन में आज इसी पर बहस होगी। नीरज जी हमारे साथ हैं, संदीप है, निवेदिता है, अनमोल है। पहला सवाल नीरज जी, ये 4 वेद तक बाबा रामदेव ने पढ़ाई की, लेकिन वेदों की आत्मा में जो मेन बात है कि सभी व्यक्ति समान हैं, वसुदैव कुटुंबकम, क्या बाबा रामदेव की स्टडी वहां पर कमजोर रह गई? बाबा रामदेव ने क्या पढ़ाई की है, क्या नहीं पढ़ाई की है, ये तो बाबा रामदेव बेहतर बता सकते हैं। एक महान शख्स हमारे देश में है जो कहते हैं कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उनके पास डिग्री है। कितनी डिग्री है वो वही बता सकते हैं। तो रामदेव की पढ़ाई के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, रामदेव का जो चरित्र है उसके ऊपर हम जाएंगे। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते सुनाई दिए गए कि भाई मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं और ओबीसी अपनी एस्थेसी कराएं। हालांकि ये अधूरा वीडियो था। इसके बाद पतंजलि का जो उनका चैनल है, ऑफिशियल आईडी है, उससे उसका खंडन हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा रामदेव ने तो ये कहा द्विवेदी हूँ, त्रिवेदी हूँ, चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने उसमें तर्क दिया कि मैंने वेद पढ़े हुए हैं इसलिए मैं ऐसा हूँ। इसका मतलब वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था जो है उसके एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। यहीं पर झोल है और यहीं पर बदमाशी है। बदमाशी क्या है कि जातियों का जन्म दरअसल सत्ता की प्रतिस्थापना के लिए हुआ था। कुछ चुनिंदा लोग सत्ता के शीर्ष पर हमेशा मौजूद रहे, इसलिए जातियों का निर्माण हुआ। अब इस निर्माण को तार्किक आधार देना था तो कुछ लोग कहने लगे कर्म आधारित जाति व्यवस्था, कर्म आधारित जाति व्यवस्था। यहाँ हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 लोग ये चर्चा कर रहे हैं, क्या हम में से किसी ने कर्म आधारित जाति व्यवस्था देखी है समाज में? नहीं देखी है। जब रूढ़ हो जाती है ना कोई चीज कि ओबीसी है, उसके बाद आप कितने भी तर्क गढ़ लें, आप दरअसल सत्ता के उस शीर्ष को पाना चाहते हैं अपने आप को ब्राह्मण बताकर। और योगी रामदेव जो हैं वो यही काम कर रहे हैं। तो उनका मूल चरित्र जातिवादी है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मूल चरित्र जातिवादी नहीं होगा, जो व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की भावना में बिलीव करेगा, जो व्यक्ति लोकतांत्रिक विचारों की भावना में बिलीव करेगा, वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करेगा, जिसमें वो कहते हैं कि जातियां होनी ही नहीं चाहिए। अरे है क्यों? कर्म आधारित जाति आपको चाहिए क्यों? केवल इसलिए चाहिए ताकि कुछ लोगों को आप दबा कर रख सके और आप खुद ग्रो कर सके। जब कर्म आधारित जाति व्यवस्था की बात करते हैं बाबा रामदेव, वो बताएं कि वेद पढ़ने का अधिकार तमाम लोगों के पास था क्या? अगर उन्होंने वेद पढ़े, महिलाएं वेद पढ़ सकती थी क्या? शूद्र जाति से जो लोग आ रहे थे वर्णाश्रम के हिसाब से, क्या उनके पास वेद पढ़ने का प्रिविलेज था? नहीं था। तो आप वेद पढ़ने को कर्म आधारित जाति व्यवस्था से जोड़ देते, स्टेब्लिश करते हैं ताकि जो शूद्र है वो शूद्र बना रहे और आप सत्ता की मलाई चाटते रहे। और हमने रामदेव का जो रिसेंट इतिहास आप देखें 2008, 9, 10 के बाद से, तब से सत्ता की मलाई चाटने में रामदेव बहुत आगे रहे हैं और ये मलाई चाटते रहते हैं इस तरह के जातिवादी बातों के जरिए। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ निकल के आती है कि रामदेव का जो ये बयान था, इसमें रामदेव ये स्टैब्लिश करना चाहते थे कि मैं कोई ओबीसी नहीं हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं
और इस बात में एक जातिगत सर्वोच्चता बार बार बाहर आती है और ये दर्शाती है कि तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं। जो सिस्टम की सत्ता है, जो जातिगत व्यवस्था की सत्ता है, उसको कायम। निवेदिता, एक चीज और बार बार पूछी जाएगी, बाबा रामदेव बाबा भी हैं, व्यापारी भी हैं, पॉलिटिकल थिंकर भी हैं, भविष्य के ज्ञानी भी हैं, उसके बाद जातिवादी भी हैं। इतना सब एक साथ समाहित होने के बाद भी लोगों का भरोसा क्यों बना हुआ है? बाबा रामदेव जो हैं, उनको लाला रामदेव जब कहा जाता है तो इस चीज़ को लेकर के उनके फॉलोअर्स बहुत नाराज़गी जताते हैं। लेकिन ये बताइए, जिस तर्क के हिसाब से वो खुद को ब्राह्मण बोल रहे हैं, क्योंकि मैं वेद पढ़ा हूँ और पढ़ाई लिखाई करता हूँ तो ब्राह्मण हूँ, उस हिसाब से आप कारोबार करते हैं तो आपको क्यों ना लाला कहा जाए? आखिर है तो आप व्यापारी ही, आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार गंदे तरीके से कर, आप व्यापार नहीं, आप धंधा कर रहे हैं। लगातार आप देखिए बाबा रामदेव किस तरह से, जैसा कि नीरज जी ने कहा कि मलाई जो है काटते रहे हैं। एक समय था जब सरकार के साथ नहीं, सरकार के विरोध में फायदा था, तब ये अनशन करने लगे। भले इनको सलवार सूट पहन के भागना पड़ा था, लेकिन बैठे वहाँ पे और उसको लेकर के विक्टिम कार्ड बहुत दुनिया भर का और क्रांतिकारी एक जो है ना इमेज बनाया इन्होंने अपना कि नहीं नहीं हम भी जो है विरोध में है सरकार के। लेकिन एक वक्त आया जब सरकार के साथ रहने में फायदा है तो ये सरकार के साथ हो लिए। और इस साथ का फायदा क्या हुआ इन्हें? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर फाइन लगाया, लगभग 1 करोड़ का जुर्माना लगाया था कि आप जो है मिसलीडिंग एड्स दे रहे हैं। एक अखबार बताइए जिसने ये खबर चलाई हो। अखबार तो छोड़िए, ये बताइए टीवी में कहीं कहते हैं ना कि फटाफट जाए, फटाफट भी नहीं गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। क्यों ऐसा हुआ? हर चैनल को पतंजलि ऐड देता है। आप देखिए एंकर्स बैठे रहते हैं, उनके सामने जो लैपटॉप रहता है ना, उस पर पतंजलि चिपका रहता है। ठीक, तो ये पूरी तरीके से ये कारोबार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात कर रहे हैं कि कर्म के आधार से तो मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं नहीं, कर्म के आधार से अगर हम लोग डिसाइड करने लगे ना तो तुम तब भी ब्राह्मण नहीं हो। और दूसरे नंबर की बात ये है कि पढ़ने लिखने जिसको आता है, जो वेदों की पढ़ाई किया है, वो ब्राह्मण है। तुम ही ने ना ये इस्टेब्लिश किया। ये तो वही बात हुई कि महिलाएं देखो, महिलाएं तो पीछे ही है ना, काम तो नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? किसकी वजह से नहीं कर रही है बताओ ना। तुम उनको घुसने नहीं दोगे वर्कफोर्स में, वर्क प्लेस में तुम जाने नहीं दोगे। फिर कहोगे कि अरे यार देखो ना दलित कहाँ आ रहे हैं मीडिया में, इसीलिए तो ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण पढ़ता है लिखता है, इसलिए ब्राह्मण ज़्यादा जानते हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं। तुम ये बताओ, तुम सीवी लेने देते हो जितने भी दलित बच्चे उनकी? कितने दलित बच्चों को आपने पढ़ने का मौका दिया? एक रिजर्वेशन जो है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत सुधार संवैधानिक शुरू होने लगा, और वो भी बहुत धीरे है। लेकिन आप देखिए उस पर पूरा का पूरा ब्राह्मण से लेकर जो सवर्ण समाज है वो कितना बोलता रहता है कि अरे हमको नौकरी नहीं मिली तो हम जनरल कोटा के मीम है भाई। कहीं भी किसी भी देश में आप देखिए कि सामाजिक विभाजन जो है ना मीम नहीं है। आप अमेरिका की बात करिए, वहाँ पे ब्लैक और वाइट का जो अंतर है उसको लेकर के मजाक नहीं होता है, जोक्स नहीं बनते हैं कि जनरल कैटेगरी में पैदा हो गया तो बच्चे का मुंह बना हुआ है। इस टाइप की चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं, इस टाइप की चीज़ें आप बोल नहीं सकते हैं। जहाँ पे सेंसिटिव मसले आप दूसरे देशों में देखें, जर्मनी में हिटलर का नाम आप ले लीजिए, लोग जो है सकते में आ जाते हैं। अगर कोई तारीफ करना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो लोग हिटलर के फॉलोअर बने घूम रहे हैं, अपराधियों के फॉलोअर बने घूम रहे हैं। क्या रामदेव ने 2020 में कोरोनिल का दावा करके अपराध नहीं किया है? उन्होंने ये दावा किया कि कोरोनिल से जो है कोरोना ठीक हो जाएगा। अरे मजाक चल रहा है, लाखों लोग मर गए, गंगा किनारे लाशें पड़ी हुई हैं, और तुम अपना धंधा करने के लिए तुम कह रहे हो कि हम इससे कोरोना ठीक कर देंगे। क्या ऐसा कोई डेटा आएगा, कोई फैक्ट आएगा जिसमें पता चले कि कितने लोग कोरोना से मरे जो एलोपैथी है उसको छोड़ करके और ये इनकी दवाइयाँ ले रहे थे, आयुर्वेद वाली दवाइयाँ ले रहे थे? कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये अपराधी भी हैं, पर वही है कि कभी सत्ता के विरोध में रह के, कभी सत्ता के साथ में रह के इनके अपराध साबित हो नहीं पाए हैं। हालांकि होने चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ये जो जातिवादी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, ये सब का सब, ये नारी विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, एंटी मुस्लिम हैं, जितने भी, क्योंकि अभी सत्ता में जितने भी लोग हैं, पूरी जो सत्ता है ना हमारी, वो जाति विरोधी है। इसीलिए तो कोई चमार बोल के निकल जाता है, कोई कुछ बोल के निकल जाता है। और इनकी चालाकियां क्या है ये देखिए। आखिर रामभद्राचार्य ने कहा ना कि देखिए चमड़े का काम करने वाला, तुम 5000 साल की अगर ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, ये बताओ एक आदमी, मैं दावा करती हूँ, एक आदमी बताओ जिसको तुमने शूद्र से ब्राह्मण बनाया हो क्योंकि उसने पढ़ लिख लिया। बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा कौन पढ़ा लिखा था? आपने ब्राह्मण का उनको दिया तमगा? नहीं दिया। आप किसको दे रहे हैं? एक कोई बता दीजिए। और ये तो वही बात हुई कि हम अपनी लड़कियों को बहुत अच्छा बेटे की तरह रखते हैं। तुम बेटे की तरह क्यों रख रहे हो बेटी को? बेटी को बेटी बोलो तुम, इसका मतलब वो छुपी हुई, वो होता है ना कि छुपी हुई असमानता है, कि वहाँ पे तारीफ भी हम करेंगे तो ऐसे करेंगे कि हाँ बेटे की तरह है, ब्राह्मण की तरह है। ये सब के सब ये चालाकी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए, भले ही सत्ता का समर्थन इनको हो, लेकिन जनसंख्या में ओबीसी अभी भी सबसे ज़्यादा है, दलित हैं, तो डरते भी हैं इस चीज़ से। लेकिन यही है कि सत्ता की मलाई भी चाट रहे हैं, उनका फ़ायदा भी है, मीडिया इनके अंडर में है, तो कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, इसीलिए तो अपनी बात से पीछे हटे ना ये।
सही निवेदिता, ये ठीक वैसी ही बात है कि कोई अगर दलित समाज का व्यक्ति थोड़े अच्छे कपड़े पहन ले तो कहना है कि भाई तुम दलित हो लेकिन वैसे दिखते नहीं हो। उस टेंडेंसी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। संदीप, मैं आपके पास आऊंगा। संदीप, बाबा रामदेव ने ऐसा बयान दिया, खुल करके दिया, और उसमें एक घृणा नजर आ रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका ओबीसी ओवैसी बन गया? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज राजनीति करी जा रही है, जो पहले धर्म के खिलाफ लगातार बयान दिए जा रहे थे, वो अब जाति आधारित बयान हो गए हैं। चाहे वो रामभद्राचार्य हों और तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं बाबाओं के, वो कर्म के अनुसार पर फिर से वो मनुस्मृति वाला सीन तय करना चाह रहे हैं कि जो दलित की स्थिति थी वही हो जाए, जो वो कर्म करते थे वही करने लगें, ताकि उसी नज़रिए से हम इनको देखें। और चाहे वो मंदिर में घुसने की बात हो, पढ़ने की बात हो, बिजनेस की बात हो, शिक्षा की बात हो, उनको वहाँ पर कैसे ना कैसे रोक दिया जाए। अभी तमाम लोग जब जो धरना प्रदर्शन देते हैं, दलित समाज के लोग या युवा देते हैं, या डॉक्टर ऋतु बैठी प्रोफेसर, तो मैं तो सबसे एक ही बात बार बार कहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो लोग आपको अपना पानी नहीं पिला सकते, जो घरों से आपको पानी नहीं पिला सकते, वो आपको नौकरी देंगे। जो आपको मतलब घरों से पानी नहीं दे सकते, वो आपको नौकरी में मतलब शिक्षा में घुसने देंगे, बिजनेस में घुसने देंगे। ये बहुत गलत बात। और बाबा रामदेव एक तरीके से शिकार हो गए। ओबीसी समाज का आदमी है, जिस तरीके से उसने वो पूरी तरीके से एक मैंडेट जो प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में हो रहा है कि सवर्णों को तवज्जो दी जा रही है, सवर्णों को शरण दी जा रही है कि आप ऐसे बयान दीजिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना तान के उनके साथ खड़े हैं। और बाबा रामदेव भूल गए हैं कि वो अछूत हैं। किस तरीके से अछूत हैं वो जता रहे हैं, वो अपने अंदर मानसिक जो उनका जो मस्तिष्क है उसमें बिठा लिया है उन्होंने कि वो अछूत हैं, और वो दर्शा रहे हैं कि नहीं, मोदी की जो राजनीति है मैं उसमें फिट नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मोदी की राजनीति ओबीसी को बढ़ावा देने की है नहीं, मोदी की राजनीति सवर्ण समाज को बढ़ावा देने की है। मोदी की राजनीति वो है जो बाबा रामदेव जिस समाज से आते हैं उसको भी गलत कहे, वो मोदी की राजनीति है। तो बाबा रामदेव मोदी की राजनीति का हिस्सा बनने के लिए बार बार अपने आप को सर्वोच्च दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार जो अपने बिजनेस है जिसके लिए उनको लाला रामदेव कहा जाता है, उस बिजनेस को बचाने के लिए वो सवर्ण समाज का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। कि जब उनके दिमाग में ये बात फिट हो गई कि मतलब ओबीसी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पूरी राजनीति है, जो उनके सत्ता के संरक्षण में जो लोग पल रहे हैं, वो बार बार जो जाति आधारित बयान दे रहे हैं, उस पर उनका यही स्टैंड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नफरत फैलाई जाए, जातिगत आधारित बातों को बढ़ावा दिया जाए। और बाबा रामदेव उसका शिकार होके, डर के, कि अपने आप मस्तिष्क में ये मान के कि वो अछूत हैं, उस चीज को मान के बढ़ावा दे, अपने आप को सवर्ण समाज में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज और कि ओबीसी समाज की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 50 से 60% है, और उसका ये दबाव है बाबा रामदेव पर या उन तमाम राजनेताओं पर जो जाति आधारित राजनीति करते हैं कि उनका ओबीसी 24 घंटे के भीतर ओवैसी हो जाता है। वो बयान की क्लिप आपको इस एपिसोड में दिखाई जाएगी। इसीलिए अनमोल, तो कहते हैं ना कि थूक के चाटना, रामदेव ने वही किया, डर के मारे ही सही पर किया। तो अनमोल, एक सवाल और बनता है कि ऐसे लोग ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, फिर सफाई दे देते हैं और मुद्दा लोग भूल जाते हैं। इसकी कोई ऐसी जमीन नहीं तैयार होनी चाहिए कि इस पर कार्यवाही हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि अब ऐसे स्टेटमेंट ना आए। ये सिस्टम क्यों नहीं बन पाता है किसी भी सरकार में? देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट के दो बेनिफिट हैं। एक तो पॉलिटिकल बेनिफिट बहुत गहरे लेवल पर हो सकता है, ओबीसी समाज को टच करने को लेकर, अगर कोई भी उसको टच करता है तो उसका घाव बहुत गहरा हो सकता है। आपने देखा होगा कि इसके पहले वाला जो बिहार का चुनाव था, उसमें मोहन भागवत का एक आरक्षण को लेकर बयान, और उसको जिस तरह से लालू जी ने पकड़ा कि उसने मतलब 14 में इतनी प्रचंड लहर मोदी की और 15 में लालू नीतीश की जोड़ी ने उसी मोदी लहर को धूल चटा दी। एक बयान पे वो पूरी पॉलिटिक्स घूम गई, और वो क्या उसके इर्द गिर्द क्या राजनीति चली थी, जो लोगों ने बिहार उस समय देखा होगा वो लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे। लेकिन आप ये भी समझिए कि ओबीसी से रामदेव का पलटना महज सिर्फ इतना नहीं है कि किसी समाज का अपमान है, चुनाव भी सर पर है, और ओबीसी से अभी कोई पंगा लेना नहीं चाह रहा है। आप देखेंगे कि जब बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, ओबीसी जनगणना हुई, तो इसके पहले जब भी इलेक्शन होता था तो बीजेपी हमेशा उस इलेक्शन के जो मुद्दे होते थे उसमें लीड लेती थी, विपक्ष उसको डिफेंड करता था या उसको काटता था नैरेटिव को। पहली बार ऐसा हुआ कि नैरेटिव जो है विपक्ष सेट कर रहा था और प्रधानमंत्री सफाई दे रहे थे
कि भाई इतनी जातियाँ नहीं होती, 2 ही जातियाँ होती हैं, अमीर गरीब की जाति होती है। और पहली बार ऐसा हुआ प्राइम टाइम कैबिनेट पे, एक तरफ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री की जाति नहीं होती, इतनी जातियाँ नहीं होती, 2 ही जाति होती है, अमीर गरीब की जाति होती है। दूसरी तरफ प्राइम टाइम पे केंद्रीय मंत्रालय में कितने मंत्री किस समाज से हैं, इस बात को दिखाया जा रहा है कि देखिए सबसे बड़े हितैषी बीजेपी है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक कास्ट सेंसस, एक राज्य में एक सर्वे हुआ, सेंसस नहीं सर्वे हुआ, और उसका इम्पैक्ट यह हुआ कि प्रधानमंत्री तक बैकफुट पे आ रहे हैं और पूरा प्राइम टाइम में कास्ट ओबीसी पे बात हो रही है। वही बात यहाँ है। रामदेव चाहते तो सफाई देते कि उसका कॉन्टेक्स्ट बताते, फिर वो कहते कि मेरा ओबीसी कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन उन्होंने जब सफाई में ओबीसी शब्द को टच ही नहीं किया, सफाई में वो ओवैसी पे चले गए। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका पॉलिटिकल, क्योंकि विपक्ष लगातार कास्ट सेंसस की बात कर रहा है और ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को लेके, जिसकी मतलब एक राजनीतिक जो जमीन बिहार में है वो पूरे देश में नहीं है, जिस तरह से ओबीसी वर्ग की पॉलिटिक्स है। आप देखेंगे कि मतलब इस वर्ग का सबसे ज़्यादा अगर विरोध हुआ मंडल कमीशन को लेकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ सबसे ज़्यादा। मतलब जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो यहाँ पर अखबारों का उस समय आप कलर देखेंगे कि वो किस तरह से कास्टिस्ट कलर में खबरें प्रकाशित करते हैं, कई सारे आर्टिकल आपको पुराने मिलेंगे। तो वो इस तरह से उसको व्यापकता में कवर कर रहे थे कि जैसे मानो कि पूरे देश का मुद्दा यही है और पूरा देश ही कह रहा है। और उस पर बीपी सिंह का बहुत सुंदर बयान है, आप एनडीटीवी या किसी टीवी में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी, इसको लेकर पूछा गया था सवाल, तो उन्होंने ये कहा था कि एक ऐसा वर्ग का युवा, इतनी बड़ी आबादी है 65-70%, उस वर्ग के युवा को लगातार आप इन एजुकेशन सिस्टम में नहीं घुसने दे रहे हैं, नौकरी में नहीं घुसने दे रहे हैं, तो उसके अंदर एक गुस्सा पल रहा है। अगर उसको आज आप हक नहीं देंगे तो कल क्या स्थिति होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उस उतने बड़े वर्ग को मीडिया इग्नोर करके सिर्फ छोटे से वर्ग के, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे जिनका कब्जा था शुरू से, उनको दिखा रहा था कि ये देश की आवाज़ है। तो अभी लेकिन सिनेरियो बदल गया है, अभी हर कोई जागरूक है, अभी हम सब समझते हैं कि क्या किस चीज़ का इम्पैक्ट है। इसलिए प्रधानमंत्री भी अपनी जाति ओबीसी बताते हैं, इसीलिए सब कुछ ओबीसी के इर्द गिर्द हो रहा है। तो ओबीसी को टच करना इस समय मतलब बहुत ही मुश्किल होगा किसी भी पार्टी के लिए। और अगर रामदेव का ये बयान आगे बढ़ता और इस पर पॉलिटिकल विपक्ष इसको सही से पकड़ता तो फिर मुश्किल हो जाता। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि जैसा हर बार होता है कि नैरेटिव बीजेपी सेट करती है, विपक्ष को काटना पड़ता है, तो नैरेटिव अपोजिशन सेट करता और बीजेपी को काटना पड़ता। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था उनका पलटी मारना। काफ़ी हद तक अनमोल की बात सही भी है। और एक और मुख्य चीज़ जिसके बाद हम इस डिस्कशन को ख़त्म करेंगे, बाबा रामदेव पर यह बयान देने के बाद सफाई देने का दबाव तब बनता है जब कुछ पत्रकार उनसे जाकर के सवाल पूछते हैं। तो पत्रकारिता की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जब ऐसे कास्टिस्ट बयान आते हैं तो लोगों के मुंह के सामने माइक रख के पूछा जाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत सारे चैनल इस बयान पर खामोश हैं। आपको बड़ी सफाई से इनकी स्टोरी वेबसाइट पे तो मिल जाएगी, पर इसके बयान आपको टीवी पे नहीं दिखाए जाएंगे क्योंकि वो बड़ा तबका देख लेता है। तो इस चालाकी को भी समझिए। बाकी अपडेट्स के लिए पॉलिटिक्स को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता की आवाज बनी रहनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओबीसी ओवैसी कैसे बना, इस बयान पर आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।